अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुखसाद मीर है और आप कैपिटल डिजिटल देख रहे हैं। ईरान ने आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के साथ तमाम मुआहदे मुअत्तल कर दिए हैं। न्यूक्लियर साइट्स पर लगे तमाम कैमरे उतार फेंके हैं और किसी किस्म की मालूमात किसी आलमी एजेंसी को फराहम नहीं की जाएगी। अमरीका, इसराइल और दीगर ममालिक में ईरान के इस इक़दाम को लेकर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे हैं और इसको हदफ़े तनकीद भी बनाया जा रहा है, क्योंकि ईरान इसराइल तनाज़े का सिर्फ एक मकसद था कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम को फौरी तौर पर बंद कर दे और यकीनी तौर पर इसमें अमेरिका की रजामंदी शामिल थी। अब होने क्या जा रहा है, आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के मुतालबात क्या थे और ईरान को आने वाले चंद दिनों में क्या बड़ी कामयाबी मिल सकती है, कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रख देता हूं। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी अहम गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये कहा है कि जो ईरान इसराइल सीज फायर हुआ है उसमें वर्दी का किरदार है। यानी ये बात वाज़ेह है कि जो जोहराना व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल के एजाज में दिया और फील्ड मार्शल की राय ली और फील्ड मार्शल की जानिब से ईरान और इसराइल तनाज़े को मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर जोर दिया गया, ये तमाम तर इंफॉर्मेशन तो पब्लिक हुई, लेकिन जो चीजें पब्लिक नहीं हो सकी या जो गुफ्तगू हुई और वो पब्लिक नहीं हुई, उसका करक्स यही था कि फील्ड मार्शल आर्मी चीफ ने यही चाहा और यही बात जो है वो कन्वे की कि सीज फायर होना चाहिए और ईरान को मजीद दबाव में नहीं रखना चाहिए और इसमें पाकिस्तान का किरदार बड़ा अहम है और बड़ा वाज़ेह है। हम आपको रोज अव्वल से बता रहे हैं, जब से ये तमाम तर इशू शुरू हुआ, कि पाकिस्तान की अहमियत स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा है इस सारे मामले पर, क्योंकि हाल ही में एक बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा किया गया फील्ड मार्शल और दीगर क़यादत की जानिब से ईरान का, और जो शहीद आर्मी चीफ है ईरान के उनसे मुलाकात की गई और स्ट्रेटेजिकली खत्ते के अमन को लेकर एक पूरा लाहे अमल तैयार किया गया। इस खत्ते में स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान की बड़ी इंपॉर्टेंस है और ईरान के मामले पे, क्योंकि ईरान एक इमीडिएट नेबर है पाकिस्तान का, ईरान में अगर किसी किस्म की दरअंदाजी या कोई भी ऐसा इकदाम उठाया जाता तो पाकिस्तान को जाहिर है उस पर, पाकिस्तान पर भी उसके असरात मुरतब हो सकते थे। जब तो पाकिस्तान से बारहा इस हवाले से राय ली जा रही थी, लेकिन अब सीज फायर हो चुका है और इसका क्रेडिट भी पाकिस्तान के सर है, बल्कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के सर है। और आप देखें कि जब ये तनाज़ा शुरू हुआ तो उस वक्त भी पाकिस्तान ने एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ लिया, वो पार्लियामेंट हो या सेनेट हो या दीगर असेंबलीज हो, इसराइली इक़दामात को कंडेम किया गया और फ़लस्तीन को जो है वो सपोर्ट किया गया। तो पाकिस्तान का इस हवाले से एक बड़ा वाज़ेह स्टांस रहा है। लेकिन अब ये बात तय हो चुकी है कि ईरान और इसराइल सीज फायर में जो पाकिस्तान का किरदार था, जिसके बाद फिर जो ईरानी आर्मी चीफ है उन्होंने एक तशक्कुर का टेलीफोन भी किया फील्ड मार्शल आर्मी चीफ को, और सीज फायर या जो मौजूदा सूरत हाल बनी या सीज फायर के बाद की जो सूरत हाल थी उस पर शुक्रिया अदा किया। इससे बहुत सी चीजें क्लियर होती हैं। अब आते हैं कि ईरान ने जिस आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के साथ अपना मुआहदा मुअत्तल किया उसकी डिमांड्स क्या थी। देखिए, दुनिया में जो ताकतवर ममालिक है जिनकी मईशत बहुत मजबूत है या वो ममालिक जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक है, वो तो अपना एटमी हथियार बना चुके हैं, उनके पास तो न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद है और उनके पास अपने दिफा के लिए कोई कमी नहीं है। वो अमेरिका हो, इसराइल हो या दीगर ममालिक हो, वो तो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं। लेकिन जब कोई ईरान जैसा मुल्क इस न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम करता है तो उसको रोकने के लिए तमाम तर कोशिशें की जाती हैं और पाबंदियां आयद की जाती है, और ये एजेंसी ईरान के साथ मुआहदा करके ईरान पर इसी तरह से पाबंदियां मुसलसल आयद कर रही थी, जिसको जो ईरानी शूरा है उसने फाड़ फेंका है। न्यूक्लियर साइट से तमाम तर कैमरे जो हैं उनको उखाड़ फेंका है और कहा है कि किसी किस्म की इंफॉर्मेशन हम अब बाहर नहीं जाने देंगे और किसी भी ऐसी एजेंसी या किसी भी ऐसी आलमी तंजीम की कोई बात या कोई हुक्मनामा ईरान नहीं मानेगा जो ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम बनने से रोकेगा या उस पर किसी किस्म की पाबंदी आयद करेगा। आपको याद है कि किसी जमाने में ईरान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात कुछ बेहतर हुआ करते थे, लेकिन जब 1979 में ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया तो फिर बाकायदा सैंक्शंस आयद कर दी गई, मौशी पाबंदियां ईरान पर आयद कर दी गई और अमेरिका ने अपने इत्तेहादियों से भी कहा कि ईरान पर मौशी पाबंदियां आयद कर दी जाएं और ईरान को इस कदर इकोनॉमिकली कमजोर कर दिया जाए कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम का या अपने डिफेंस को मजबूत करने का तस्वुर भी ना कर सके। और ऐसा ही हुआ। 1979 के बाद, अमेरिकी सैंक्शंस के बाद कई दिहाइयों में ईरान पर बहुत से चैलेंजेस आए,
بہت سی اس کی پریشانیوں میں اضافہ ہوا اور معاشی طور پر ایران جو ہے وہ کمزور ہوا. جس طریقے سے وہ ایک ماڈرنائز بھی ہو رہا تھا, ٹیکنالوجی میں بھی ترقی کر رہا تھا, اس میں بہت کمی آئی. لیکن ان چند دہائیوں میں ایران نے نہ اپنے نیوکلیر پروگرام پر کام روکا اور نہ ہی اپنے ڈیفنس پر کام روکا, بلکہ اب تو حتمی مراحل میں ایران داخل ہو چکا تھا اور کسی وقت تجربہ کر کے اپنے نیوکلیر پروگرام کا ایران ایک نیوکلیر سٹیٹ کا جو سٹیٹس ہے وہ حاصل کر سکتا تھا. لیکن اب اطلاعات یہ ہے کہ ایران کو جو ایفیکٹس ہیں, فیکٹس تو یہ ہے کہ ایران کو نقصان ضرور پہنچا ہے. کسی بھی ملک کے آرمی چیف کو ٹارگٹ کرنا یا کسی بھی ملک میں موجود جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, اہم ترین شخصیات کی ٹارگٹ کلنگ کرنا یا نیوکلیر سائنٹسٹ کو ٹارگٹ کرنا بہت بڑا سیٹ بیک ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے نیوکلیر پروگرام کے لیے ڈاکٹر عبد القدیر خان کی کیا اہمیت تھی اور کس طرح سے ریڑھ کی ہڈی کا انہوں نے کردار ادا کیا, اور مین جو کریڈٹ ہے وہ ڈاکٹر عبد القدیر خان کو جاتا ہے. اسی طرح سے جو ایرانی نیوکلیر سائنٹسٹ تھے جو کہ بڑے اہم تھے ایران کے نیوکلیر پروگرام کے لیے, ان کو تو ٹارگٹ کر دیا گیا, ٹارگٹ کلنگ ان کی ہو گئی. تو ایران کو تو بہت بڑا سیٹ بیک پہنچا ہے. لیکن جو ایرانی تھنک ٹینکس ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم دوبارہ سے اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکتے ہیں اور ایران کو ایک نیوکلیر سٹیٹ جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے. ایران کو اتنا کمزور سمجھنا یا یہ سمجھنا کہ ایران کبھی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا, یہ بات جو ہے وہ بالکل درست نہیں ہے. کامنٹ سیکشن میں لکھ کر قیمتی رائے ضرور آگاہ کریں. رخسار میر کو دیں. کیپٹل ڈیجیٹل سے دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.